नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला पर आपका स्वागत है। स्टोरी वाला पर अभी तक आपने सुनी दिल छू लेने वाली कहानियां। इन कहानियों को पसंद करने के लिए और हमें प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, कमरा अक्षय मंडल के समय में व्यवहार में नहीं था तो मैंने उसे रसोई घर बना दिया। आप देखना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं। आपकी पत्नी शायद वहाँ खाना वाना पका रही होंगी। चलिए ऊपर की मंजिल देख ली जाए। अच्छा अच्छा, चलिए। कमरे से लगे हुए सकरे बारामदे के अंत में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और सीढ़ियों के अंत में दरवाजा। दरवाजे के ऊपर दीवार पर घोड़े के खुरों की नाल जैसी एक चीज 3 किलो में अटकाई हुई थी। ब्योमकेश ने कुछ पलों तक उस चीज को देखने के बाद छाता उठाकर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, वो क्या है? वो घोड़े की नाल है। आजकल वो विलायती कुसंस्कार के अनुसार दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल टांग कर रखने से ढेरों पैसे आते हैं। ब्योमकेश के छाते की डंडी की नोक नाल से चिपक गई थी। उसे खींचकर अलग करते हुए बोले, इसे आपने टांगा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो अक्षय मंडल के समय से ही यहां है। ब्योमकेश घोड़े की नाल की ओर देखते हुए कुछ खोसे गए। कमल बाबू ने पुकारा, अरे अंदर आइए। कमरे के अंदर कमल बाबू की 10 वर्षीय बेटी फर्श पर चटाई बिछाकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके पास में चटाई के बाहर डरावने चेहरे वाला एक कुत्ता अपने पंजों पर थुथुन लटकाकर बैठा हुआ था। मणिहीन अपनी आंखें उठाकर कुत्ते ने ब्योमकेश की ओर देखा। कमल बाबू ने कहा, कुहू, अपनी माँ से कहो जरा चाय बना लाएं और कुछ भजिया वगैरह भी बना दें। अब ब्योमकेश ने थोड़ी आपत्ति की, लेकिन कमल बाबू नहीं माने। कुहू नीचे चली गई, भूटो भी उसके साथ साथ गया। अब ब्योमकेश ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। बोले, इस कमरे में अक्षय मंडल की कोई चीज है? कमल बाबू बोले, हाँ थी मगर मैंने बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दी। पलंग, दराज, टेबल वगैरह। आइए दिखाता हूं। बगल वाला कमरा अपेक्षाकृत बड़ा था। खिड़की की तरफ पलंग था और दूसरे कोने में टेबल। ब्योमकेश टेबल के पास जाकर बोले, वो जो पुलिस की तलाशी में लोहे के कुछ रैपर मिले थे, उन्हें पुलिस ले गई है? हाँ, एक रैपर पुलिस ले गई है, बाकी दराज में है। कमल बाबू नीचे की दराज खोलकर बोले, ये देखिए, ये रहे। दराज में पीछे की तरफ कुछ रैपर पड़े हुए थे। एक एक को निकालकर ब्योमकेश उलट पलट कर देखने लगे। आकार प्रकार सिगरेट की डब्बी के अंदर रुपहले कागज के वर्क जैसा ही था। उसे रखकर वे मुस्कुराकर बोले, मजेदार चीज है ये तो। और इसके अंदर तो 2 बिस्कुट रखकर धागे से बांध दो और निश्चिंत हो जाओ। चलिए अब जरा छत देख ली जाए। छत? पर छत पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, पर कोई बात नहीं, क्या पता शून्यता से ही कोई सुराग निकल आए। आइए चलिए फिर। छत पर वाकई कुछ नहीं था। छत पर लोहे की जालियां बाघ के खाली पिंजड़े के जैसी थी। एक कोने में चबूतरे पर लाल रंग का लोहे का पाइप था। इस पाइप से ही मकान के सभी नलों में पानी की आपूर्ति होती थी। ब्योमकेश उत्सुकता के साथ छत की परिक्रमा करने लगे और बोले, ये छत का इस्तेमाल आप लोग नहीं करते क्या? कमल बाबू बोले, बहुत गर्मी पड़ने पर छत पर आकर सोते जरूर हैं। अ, बिल्कुल सुरक्षित जगह है, चोर घुसने का तो कोई उपाय ही नहीं है। चलिए, मेरा देखना हो गया। नीचे आने के बाद कुहू ने आकर बताया, बाबा, बैठने के कमरे में चाय रख दी है। निचली मंजिल के कमरे में तले हुए पापड़ और गर्मा गर्म बैंगनी के साथ चाय पीते हुए ब्योमकेश बोले, थाने के जिन दरोगा बाबू के पास आपका आना जाना है, उनका नाम क्या है? कमल बाबू बोले,
उनका नाम राखाल सरकार है। ब्योमकेश के चेहरे पर चवन्नी सी मुस्कान खेल गई। चाय खत्म करके छाता लेते हुए खड़े हुए। अच्छा, आज के लिए इतना ही, कमल बाबू बोले। लेकिन मेरी तीर्थ यात्रा का क्या होगा? जाना उचित होगा या नहीं? आपने कुछ बताया नहीं। अरे बिल्कुल, तीर्थ यात्रा पर जाइएगा। कब से छुट्टी है आपकी? जी, अगले शनिवार से। तो फिर देर मत कीजिए, टिकट विकेट बनवा लीजिए, कोई डर नहीं। आपका मकान बेदखल नहीं होगा। मैं जमानत ले रहा हूं ना। अच्छा, चलता हूं। ऐसा, धन्यवाद ब्योमकेश बाबू। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ब्योमकेश बोले। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं जरा थाने जाऊंगा। राखाल के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र रचना होगा। शनिवार की सुबह कमल बाबू वाले मकान से पुलिस का पहरा हटा दिया गया। कमल बाबू ब्रूटो को डॉग शेल्टर में रखा है। पुलिस के अलावा एक और पक्ष मकान पर नजर रखे हुए था। उन लोगों ने सब गौर किया। शाम के समय कमल बाबू अपनी पत्नी, बेटी तथा बैग आदि के साथ मकान में ताला लगाकर निकल गए। जाते हुए थाने में राखाल बाबू को चाबी सौंपते हुए बोले, पिछला दरवाजा खुला है, केवल सटाकर आया हूं। अब सब आप लोगों के हाथ में है। सारा दिन मकान ऐसे ही खाली पड़ा रहा। रात करीब 8 बजे ब्योमकेश को लेकर राखाल बाबू कमल बाबू वाले मकान की ओर गए। दोनों की ही जेब में पिस्तौल और टॉर्च थी। रेकी पहले से की हुई थी। पड़ोस के एक मकान की 4 दीवारी फांदकर दोनों पिछले दरवाजे से कमल बाबू वाले मकान में दाखिल हुए। फिर पिछले दरवाजे को बंद कर दिया। दबे पांव दोनों सीढ़ियां चढ़कर दुमंजिले पर आ गए। कान लगाकर सुना, मकान निशब्द था। राखाल बाबू ने क्षण भर के लिए टॉर्च जलाकर दरवाजे की चौखट के ऊपर देखा तो घोड़े की नाल यथास्थान लटकी हुई थी। फिर वे फुसफुसाकर बोले, छत पर जाकर इंतजार करना ही शायद ठीक रहेगा। ब्योमकेश ने उनके कान में कहा, नहीं, मैं छत पर जा रहा हूं, आप इसी कमरे में चुप कर रहिएगा। दोनों के छत पर जाने से छत के दरवाजे को इधर से बंद नहीं किया जा सकेगा। अपराधी को संदेह हो जाएगा। ठीक है, आप छत पर जाकर छुपे रहिए, मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। ब्योमकेश छत पर चले गए। राखाल बाबू दरवाजे पर चढ़कर उतर गए। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, इसका कोई ठीक नहीं था। यहां तक कि अपराधी आज आएगा या नहीं, ये भी संशय की बात थी। वे दुमंजिले के कमरे में घुसकर दरवाजे के पास छुप गए। छत पर इधर उधर घूमने के बाद ब्योमकेश पानी के पाइप से दूर एक रेलिंग के पास बैठ गए। आकाश में चांद नहीं था, केवल तारे टिमटिमा रहे थे। ब्योमकेश अंधेरे के साथ घुल मिल गए। इंतजार लंबा था। जंगल में बकरी या बछड़ा छोड़कर मचान पर बैठकर बाघ का इंतजार करने के समान। रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास राखाल बाबू का मन बंद कमरे में उतक सा गया। उन्हें लगा अब शिकार नहीं आएगा। ठीक उसी समय उनके दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट सुनाई पड़ी। पल भर को उनकी मांसपेशियां तन गई। बिना आवाज किए उन्होंने पिस्तौल निकाली। जो आदमी दबे पांव मकान में प्रवेश कर सीढ़ियां ऊपर चढ़ाया था, उसके बाएं हाथ में कैनवस का एक थैला था और दाहिने हाथ में एक छड़ी जिस पर लोहा मढ़ा हुआ था। छड़ी के सिरे पर 3 हाथ लंबा तकरीबन रेशम का धागा बंधा हुआ था। मछली पकड़ने की बंसी में जिस तरह धागा बांधा जाता है, बिल्कुल उसी तरह। आदमी ने दरवाजे की चौखट के ऊपर छड़ी बढ़ाकर घोड़े की नाल को उतार लिया। फिर मूंगे के धागे के सिर पर उसे बांध दिया। इसके बाद तिमंजिले की सीढ़ियां चढ़कर वह छत पर चढ़ गया। मकान में 2 आदमी घात लगाए बैठे हुए हैं, यह वो जान नहीं पाया। छत के दरवाजे पर हल्की आहट सुनकर
ब्योमकेश चौकन्ने होकर बैठ गए। तारों की रोशनी, एक आदमी का साया नजर आया। सीधे पानी की टंकी के पास जाकर रेलिंग के सहारे वो टंकी के ऊपर चढ़ गया। कुछ धातु की आवाज सुनाई पड़ी। टंकी का ढक्कन खोलकर उसने अलग रख दिया शायद। इसके बाद लाठी के सिरे पर धागे से बंधे घोड़े की नाल को उसने पानी में डुबा दिया। वह आदमी मानो धुंधले अंधेरे में बैठकर बंसी से छोटी मछलियां पकड़ रहा हो, बंसी डुबाकर निकाल रहा हो, मछलियों को बैग में डालकर फिर बंसी डाल रहा हो। 20 मिनट बाद मछलियां पकड़ना बंद कर वो आदमी टंकी से उतर आया। एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में बंसी लेकर उसने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसके चेहरे पर एकाएक टॉर्च की रोशनी हुई और ब्योमकेश ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, अक्षय मंडल, हो गया मछली पकड़ना तुम्हारा। अक्षय मंडल खाकी पैंट और हाफ शर्ट पहने हुए था। काला मोटा चेहरा, आंखें फाड़कर देखते हुए उसने धीरे धीरे थैले को नीचे रखा। फिर फुर्ती से उसने अपनी जेब में हाथ डाला। इसी के साथ ब्योमकेश की टॉर्च गदे के समान उसके जबड़े से टकराई। अक्षय मंडल छत पर चित गिर गया। राखाल बाबू नीचे से छत पर आ चुके थे। वे अक्षय मंडल के सीने पर सवार होकर बोले, ब्योमकेश दा, इसकी जेब में पिस्टल है, निकाल लीजिए। ब्योमकेश ने अक्षय मंडल की जेब से पिस्टल निकालकर अपनी जेब में रख ली। राखाल बाबू अपराधी के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर बोले, अक्षय मंडल, हरिहर सिंह की हत्या करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। ब्योमकेश ने अक्षय मंडल के थैले से लोहे के कुछ गीले पैकेट निकालकर उन पर टॉर्च की रोशनी डाली। वाह यही तो जो सोचा था वही है। लोहे के रैपर के अंदर चमचमाती विदेशी सोने के बिस्कुट। अगले दिन सत्यवती ने ब्योमकेश से कहा, भलाई चाहते हो ना तो बता दो कि कल रात कहां थे। ब्योमकेश ने कातर स्वर में बोला, दुहाई धर्मावतार, राखाल गवाह है, मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है। अच्छा, शराबी का गवाह साकी, पूरी कहानी बताओगे? अरे हाँ, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और प्याली चाय देनी पड़ेगी। एक प्याली चाय पीकर रात जगने की थकान नहीं उतरी है अभी। सत्यवती एक और प्याली कड़क चाय लाकर ब्योमकेश के सामने कुर्सी पर बैठकर बोली, अब बताओ टॉर्च कैसे टूटी है? मारामारी किए थे कहीं? ब्योमकेश बोले, अरे मारा मारी नहीं, केवल मारा। चाय की एक चुस्की लेकर उसने बताना शुरू किया। देखो, अक्षय मंडल ने सोने की तस्करी में बहुत रुपए कमाए थे और अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छे मोहल्ले में एक मकान बनवा लिया था और उसकी छत को लोहे के खंभे और जालियों से ऐसा ढांप दिया था कि उस तरफ से चोर अंदर नहीं आ सकते थे। और छत को सुरक्षित करने के पीछे उसका खास मकसद था। अक्षय मंडल का पेशा था बाहर के तस्करी का जो सोना आता था उसे जमा करना और मौका लगने पर उसे बाजार में उतारना। वो घर में ही सोना रखता था, लेकिन लोहे के संदूक में नहीं। सोना छुपाकर रखने का उसने एक विचित्र तरीका खोज निकाला था। अक्षय मंडल घर में अकेला रहता था। उसकी पत्नी है कि नहीं, इसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। वह मोहल्ले में ज्यादा मिलता जुलता नहीं था, लेकिन बाद में कभी किसी पड़ोसी को उस पर शक न हो, इसीलिए उसने कमलदास नामक एक सज्जन व्यक्ति को उसके नीचे की मंजिल का कमरा किराए पर दे रखा था। अब बाजार में सोना उतारने के लिए उसने कुछ आदमी रखे थे, जिनमें से एक का नाम था हरिहर सिंह। अब हरिहर सिंह शायद अक्षय मंडल को धोखा दे रहा था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर अक्षय मंडल ने हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद जब गुस्सा शांत हुआ तब वो सोचने लगा कि लाश का क्या किया जाए। अकेला आदमी था वह। शरीफों के मोहल्ले से लाश को हटाना आसान नहीं था।
उसने तय किया कि लाश पड़ी रहे, घर में जितना सोना है वो लेकर कहीं लापता हो जाएगा। लेकिन सारा सोना वो ले नहीं जा पाया। सोना बहुत भारी धातु है, लोहे से भी भारी। तुम स्त्रियां सारे शरीर पर सोने के गहने लदी फिरती हो, लेकिन सोने का भार कितना है ये कभी समझ नहीं पाती। सत्यवती बोली, ठीक है, आगे बताओ। सुनो। अक्षय मंडल के लापता होने के कुछ दिनों बाद लाश का पता चला। पुलिस आई, लेकिन हत्या का राज नहीं खुला। हत्या अक्षय मंडल ने ही की थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं था, लेकिन वो लापता था। अब कमल बाबू ने सारे मकान को अपनी दखल में ले लिया था। अक्षय मंडल जरूर कोलकाता में ही कहीं छुपा हुआ था। कुछ महीने वो चुपचाप रहा, लेकिन घर में जो सोना छुपा हुआ था, जिसे वो नहीं ले जा पाया था, उसे तो हासिल करना ही था ना। काम आसान नहीं था। कमल बाबू की पत्नी और बेटी हमेशा घर में रहती थीं। इसके अलावा एक भयंकर कुत्ता भी था। अक्षय मंडल ने सोच विचार करके एक चाल चली। एक महिला को अपनी पत्नी बनाकर, अपने एक शागिर्द को उसका भाई बनाकर अक्षय मंडल ने कमल बाबू के पास भेजा। अब पत्नी के लिए मकान खाली करना होगा। अक्षय मंडल फरार हत्यारा हो सकता था, लेकिन उसकी पत्नी ने तो कोई अपराध नहीं किया ना। कमल बाबू लेकिन राजी नहीं हुए, उनको उल्टे पांव लौटा दिया। तब अक्षय मंडल ने बेनामी चिट्ठी लिखकर डराने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फल न निकला। कमल बाबू तो डटे रहे। अक्षय मंडल ने तब दूसरा रास्ता चुना। मेरा मानना है कि बैंक का जो सहकर्मी कमल बाबू को तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए उस्का रहा था, उसके साथ अक्षय मंडल का संपर्क है। 2-4 दिनों के लिए भी अगर कमल बाबू को सपरिवार मकान से अलग किया जा सकता था, तो अक्षय मंडल का काम बन जाता। काम उसका बन ही रहा था, लेकिन एक कारण से कमल बाबू के मन में खटका लग गया। मकान यदि हाथ से निकल गया तो? अब वो मेरे पास परामर्श लेने आए। उनकी कहानी सुनकर मुझे उस मकान पर संदेह हुआ। मैं मकान देखने गया। अब बहरहाल देखने में क्या हर्ज है, क्या पता कोई सुराग हाथ लग जाए। गया उस मकान में, धूप तेज थी तो छाता ले गया। 2 मंजिले पर जाकर देखा, दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल 3 कीलियों पर लटकी हुई थी। अब निगाह से देखने पर बेशक ये घोड़े की नाल ही लग रही थी, लेकिन इसकी बनावट घोड़े के नाल से जरा अलग थी। मैंने छाते को उसकी तरफ बढ़ाया तो छाता आप खींचकर घोड़े की नाल से चिपक गया। समझ गया कि मेरा संदेह सही था। घोड़े की नाल नहीं, एक अच्छा खासा शक्तिशाली चुंबक था वो। छाते की लोहे की डंडी को नजदीक पाकर उसने खींच लिया। पूछकर जाना कि चुंबक अक्षय मंडल के समय का है, दिमाग में तो सवाल उठने लगे थे। क्यों? अक्षय मंडल भला चुंबक से क्या करता है? और दरवाजे के ऊपर लटकाकर रखा ही क्यों है, जिससे कि ये घोड़े की नाल जैसा लगे? याद आया, पुलिस की तलाशी में लोहे के बने कुछ रैपर या डिब्बियां मिली थी। अब रहस्य साफ होने लगा था। इसके बाद जब जालियों से घिरी छत पर जाकर पानी की टंकी को देखा, तब तो कुछ भी समझना बाकी नहीं रहा। चुंबक कितना भी ताकतवर हो, सोने को खींचने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए वह सोने के बिस्कुट को लोहे के रैपर में मोड़कर पानी की टंकी में डाल देता था, और इसके बाद जब जब जरूरत पड़ती थी, पानी की टंकी में चुंबक वाली बंशी डालकर वे पानी से उसे बाहर निकाल लेता था। और हरियर सिंह की हत्या कर भागते समय वो सारा सोना नहीं ले जा पाया था। अभी वो सोना हासिल करना चाहता था। भागते समय उसने ये नहीं सोचा था कि बाद में मामला इतना जटिल हो जाएगा। खैर, सोने का पता तो चल ही गया था मुझे। समुंदर की गहराई में जैसे सीप के अंदर मोती होते हैं, टंकी की तली में वैसे ही लोहे के रैपर में सोने के बिस्किट थे। लेकिन केवल सोना पा लेने से तो नहीं होगा ना, हत्यारे अपराधी को भी पकड़ना होगा। मैंने कमल बाबू से कहा कि वे सपरिवार तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। इसके बाद राखाल के साथ परामर्श करके जाल बिछाने की व्यवस्था की, और कल सुबह कमल बाबू लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। मकान पर अक्षय मंडल नजर रखे था। उसने समझा कि रास्ता साफ है।
और कल शाम के बाद राखाल और मैं कमरे के अंदर घात लगाए बैठे हुए थे। कल ही अक्षय मंडल आ पहुंचेगा ऐसी आशा भी नहीं थी, मगर हम पहरा देना चाहते थे क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता था। और रात तकरीबन 2 बजे शिकार फंदे में फंसी गया। इसके बाद क्या था? टॉर्च से एक वार और अक्षय मंडल धराशाही। सत्यवती ने क्षीण स्वर में प्रश्न किया, सोना कितना मिला? सिगरेट सुलगाकर ब्योमकेश बोले, 57 लोहे के पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 2 करके सोने के बिस्किट और प्रत्येक बिस्किट का वजन तकरीबन 50 ग्राम। कितने रुपए का होगा? अब हिसाब लगाकर देख लो। सत्यवती ने केवल एक ठंडी आह भरी। तो ये थी ब्योमकेश बख्शी की एक मशहूर कहानी जिसका नाम था लोहे के बिस्किट। स्टोरी वाला पर बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए स्टोरी वाला पर बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।